झारखंड में अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई नाम जुड़े हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके करीबी प्रेम प्रकाश और पीपी, मुख्यमंत्री के सबसे करीबी दोस्त अभिषेक और पिंटू, मुख्यमंत्री सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरहेट के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा सहित कई बड़े अधिकारी अब भी जांच के दायरे में हैं। कई बड़े खुलासे अब भी होने बाकी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पूरी कहानी की शुरुआत कैसे हुई? आइए इस कड़ी में पूरी कहानी को शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। कैलेंडर में तारीख थी 11 मई साल 2022। पूजा सिंघल को ईडी ने हिरासत में ले लिया। 5 दिनों की पुलिस रिमांड मिली। कई सवाल जिनके जवाब जानने के लिए ईडी ने लंबी पूछताछ शुरू कर दी। इस तारीख की पूरी कहानी समझने के लिए आपको कैलेंडर की तारीख के कुछ पन्ने और पीछे पलटने होंगे। पूजा सिंघल, आईएएस 2000 बैच, कैडर झारखंड। पहले प्रयास में देश की सबसे मुश्किल परीक्षा सिविल सर्विसेज में टॉपर रैंक में शामिल हुई। पहली तैनाती झारखंड के हजारीबाग में। तारीख के कुछ पन्ने आगे पलटते हैं और पहुंचते हैं साल 2009 में, जहां से कहानी की शुरुआत होती है। झारखंड का खूंटी जिला, जिले की जिम्मेदारी पूजा सिंघल के हाथ में। साल की शुरुआत का दूसरा महीना, तारीख 16 फरवरी 2009 से 14 जुलाई 2010 तक का समय। यही वो समय है जब आज के भ्रष्टाचार की पूरी पटकथा लिखी जा रही थी। मनरेगा फंड से 18 करोड़ की हेराफेरी का गंभीर आरोप लगा। भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुए जूनियर इंजीनियर राम विनोद सिन्हा। इस पूरी पटकथा के पीछे जो नाम सामने आया वो था पूजा सिंघल का। राम विनोद सिन्हा के खिलाफ 16 प्राथमिकी दर्ज की गई। कैलेंडर के पन्ने में तारीख बदलती चली गई। अब साल है 2012 का। ईडी ने साल 2012 में पूजा के खिलाफ पीएमएलए के तहत मामला दर्ज कराया। पूजा पर भारतीय दंड संहिता की आपराधिक धाराओं के तहत धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आपराधिक मामले दर्ज हुए। तारीख और आगे बढ़ी। 7 साल का वक्त गुजर चुका है। पुख्ता सबूत मिलने के बाद 17 जून 2020 को जूनियर इंजीनियर राम विनोद सिन्हा को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया गया। तारीख थोड़ी और आगे बढ़ी। 6 मई साल 2022, ईडी ने पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा के ठिकानों पर छापेमारी की। यहीं से इस कहानी के क्लाइमैक्स की शुरुआत हो गई। पूजा और अभिषेक के चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार समेत उनके करीबियों के यहां भी छापेमारी हुई। इस दौरान सुमन के घर से 19.31 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद हुआ। सुमन को गिरफ्तार कर लिया गया। 7 मई 2022, ईडी ने पूजा सिंघल से जुड़े 5 राज्यों के 25 ठिकानों पर छापा मारा। कई कागजात जब्त किए गए। तारीख और आगे बढ़ी। 8 मई 2022, ईडी ने पूछताछ के लिए पूजा सिंघल को समन भेजा। तारीख 9 मई से 11 मई साल 2022, पूजा का बयान दर्ज किया गया। वो बयान दर्ज करवाने ईडी दफ्तर पहुंची। लगातार 2 दिनों तक पूछताछ के बाद तीसरे दिन यानी 11 मई की शाम को ईडी ने पूजा को गिरफ्तार कर लिया। तब से लेकर अब तक पूजा सिंघल जेल में है। जमानत के लिए कई बार याचिका दायर कर चुकी है। कोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया है। खराब सेहत का हवाला देते हुए लंबे समय तक रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती रही। यहां भी आरोप लगे कि फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर पूजा सिंघल जमानत के लिए प्रयास कर रही थी। अब पूजा सिंघल को जेल भेज दिया गया है। इस पूरी पटकथा के पीछे राजनीतिक कनेक्शन को समझना भी बेहद जरूरी है। पूजा सिंघल हेमंत सरकार में मुख्य पद पर थी। खान सचिव के पद पर रहते हुए उन पर गंभीर आरोप लगे, जिसकी जांच चल रही है। जिस विभाग में मंत्री थी उस विभाग की पूरी जिम्मेदारी थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास, यानी मंत्रालय उनके जिम्मे। पूजा सिंघल के सभी राजनीतिक पार्टी और स्थानीय नेताओं से अच्छे संबंध थे। उन पर नेताओं की मेहरबानी भी काफी विवादित रही।
सरकार किसी की भी रहे, पूजा सिंघल हमेशा उच्च पदों पर तैनात रही, फिर चाहे भारतीय जनता पार्टी की अर्जुन मुंडा के नेतृत्व वाली सरकार हो या फिर रघुवर दास वाली। पूर्व सीएम रघुवर दास की सरकार में वह कृषि विभाग की सचिव थी, वहीं हेमंत सोरेन सरकार में उन्हें खदान, उद्योग, जेएसएमडीसी अध्यक्ष जैसे विभागों की जिम्मेदारी मिली थी। झारखंड में अवैध खनन का कारोबार नया नहीं है। अवैध खनन के कारोबार को समझना है तो पिछले कुछ और पन्ने पलटने होंगे। न्यायमूर्ति एमबी शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में झारखंड में 22,000 करोड़ रुपए के अवैध खनन का खुलासा किया था। साल 2014 संसद में पेश रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासे हुए थे। इसमें अवैध खनन के तमाम तरीके और कारणों का भी खुलासा किया गया था। खनन कंपनियों के साथ सांठगांठ करने वाले अधिकारियों को दंडित करने का सुझाव दिया गया था। यह रिपोर्ट 2000 से 2010 के बीच के आयोग के अध्ययन पर आधारित थी। रिपोर्ट में कहा गया कि $40 प्रति टन के औसत पर 2000 से 2010 के बीच रॉयल्टी का भुगतान किए बिना लौह अयस्क के अवैध निर्यात का मूल्य 2,747 करोड़ रुपए बैठता है। वित्तीय वर्ष 2010-11 और 11-12 में जिला खनन कार्यालयों ने खान विभाग के राजस्व को 2,078 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। झारखंड में न सिर्फ लौह अयस्क बल्कि पत्थर, कोयला, मायका जैसे अन्य क्षेत्रों में अवैध खनन की लंबी कहानी है। अभी जो मामले हमारे सामने हैं, अभी जो आरोपी हमें नजर आ रहे हैं, उनके पीछे की कहानी भी बहुत लंबी और काली है। इन पूरी कहानियों को समझने की, जानने की कोशिश करेंगे अगली कड़ी में। अगली कड़ी में फिर इसी तरह की एक कहानी जिस पर चर्चा करेंगे और उसके पीछे के पुराने इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।